हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों को अभी तक कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट अच्छे से लर्न हो गया होगा। आज उसी फॉर्मेट के बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और उसमें से एक क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, जो देख लो आप पेपर का लेवल कैसा होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। स्टार्ट करते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन 30। देखो, सबसे पहला स्टेप जो है ना आपका, मैं आपको स्टेप बता देता हूं। जब भी आप क्वेश्चन करो तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है एडिशनल पॉइंट को पढ़ना। सबसे पहला स्टेप है एडिशनल पॉइंट। दूसरा स्टेप है फॉर्मेट बनाना, या फिर आप पहले फॉर्मेट बना लो फिर एडिशनल पॉइंट को पढ़ लो, कुछ भी कर सकते हो। फिर तीसरा स्टेप है आपका बैलेंस शीट। तो ये 3 स्टेप है। सबसे पहले एडिशनल पॉइंट को पढ़ो, रिक्वायरमेंट देखो क्या है, फिर पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाओ, फिर बैलेंस शीट से उठाकर चीजों को लिखते चलो। तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसके एडिशनल पॉइंट पे। ये है इक्विटी एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड। ये है करंट ईयर, वो है प्रीवियस ईयर। ये है एसेट साइड, ये है करंट ईयर, वो है प्रीवियस ईयर। और ये आ गया आपका नोट्स टू अकाउंट। जितने भी नोट्स है ना, ये देखो नोट नंबर 4 जैसे ये हो गया, तो ये नोट्स टू अकाउंट्स हो गया। नोट्स टू अकाउंट्स के बाद आता है यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये पिछले साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, वो भी 6 नंबर का, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अच्छा, हमको पूछा क्या है, हमें पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है, हमें सिर्फ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही बनाना है। कंप्लीट कैश फ्लो नहीं बनाना, ओनली इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, यही 2 चीजें हमें बनानी है। तो हम एडिशनल पॉइंट को पढ़ लेते एक बार। क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 8 लाख, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 50,000 है, सोल्ड फॉर 6,50,000। मैंने कहा था जब भी कभी एडिशनल पॉइंट में मशीन की सेल परचेज की बात की हो और बैलेंस शीट में भी असेट में से देखो डेप्रिसिएशन दे रखा है, यानी बैलेंस शीट के अंदर भी डेप्रिसिएशन है, एडिशनल पॉइंट में भी असेट की सेल के बारे में कुछ लिखा गया है, तो आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। सबसे पहला अकाउंट बनाओगे एसेट अकाउंट, यानी कि मशीनरी अकाउंट, और जो दूसरा बनाओगे आप वो बनाओगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। दूसरा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहला है मशीन अकाउंट, दूसरा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो मशीन अकाउंट है उसका ओपनिंग बैलेंस आता है 2। अब ये चीज मैंने सिखा रखी है, इसीलिए ये चीज मैंने आपको पहले ही सिखा दिया, ताकि जब आप सवाल बनाओ ना तो आपका फोकस पूरा कॉन्सेप्ट पे रहे, मतलब फॉर्मेट और बैलेंस शीट पे रहे। आपका फोकस इस पे नहीं रहेगा, मतलब कि ये अकाउंट कैसे बना, इसमें तो आप परफेक्ट हो पहले से ही। टू बैलेंस बीडी यहाँ आएगा, बाई बैलेंस सीडी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है बाई बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस सीडी। ये है आपका वर्किंग नोट नंबर 1। अब इसमें लिखा गया है कि असेट की जो ओपनिंग क्लोजिंग पर लिख लेते हैं। मशीन का जो ओपनिंग है 16, क्लोजिंग है 21,50,000। 16 लाख 21,15,000, 21,15,000, अच्छा 21,50,000, सॉरी 21,50,000। मेरे साथ साथ आप भी ना क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करो। 21,50,000, तो मशीन का ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। एक्यूमुलेट डेब्ट 1 लाख और 2,50,000, ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 2,50,000। ठीक है, तो आपने ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया मशीन का और एक्यूमुलेट डेब्ट का। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 8 लाख। मशीन कितने की थी, 8 लाख की, जिस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा है, सिर्फ 50,000। तो आज वो कितने की हो गई, 7.5 लाख की। बेचा है 6.5 लाख, 1 लाख का लॉस हो गया। तो सबसे पहले बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितना डेप लगा है, 50,000 का। बाई बैंक सेल, कितने में सेल कर दिया आपने, सेल किया 6,50,000 में। अब 750 की चीज को 650 में बेचोगे तो 1 लाख का हो गया लॉस, बाई पी एंड एल लॉस। तो कॉस्ट निकल कर आगे देखो, इसकी कॉस्ट थी 8 लाख की और ये कॉस्ट पे बनता है, ये टोटल 8 लाख ही आएगा। जो भी कॉस्ट होगी ना वो टोटल हमेशा यही आएगा, खत्म, और तो कुछ है नहीं। अब इसकी आप टोटलिंग कर लो, 21,50,000 प्लस 8 लाख, 29,50,000, 29,50,000, 29,50,000। उसमें से 16 लाख घटा दो तो 2 बैंक परचेज के नाम से आंसर आ जाएगा। 29,50,000 माइनस 16 लाख, 13,50,000 किस नाम से आ जाएगा, 2 बैंक परचेज। ठीक है, अब मशीन में बाई एक्यूमुलेट डेप्ट, तो एक्यूमुलेट डेप्ट में लेजर पोस्टिंग करोगे टू मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्ट है, 50,000, तो ये हो गया 250 प्लस 50, 3 लाख,
ये हो गया 3 लाख, 3 में से 1 गया, 2 लाख आ गया। और ये जो है किस नाम से आएगा, बाय डेप ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो ये बन गया पूरा का पूरा अकाउंट जो हमने पहले से सीख रखा था। अब उसके बाद डिबेंचर्स जो रिडीम हुआ है वो 31 मार्च 2025 को रिडीम हुआ है। तो देखो ये रहा डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स थे। ध्यान से समझना, शुरू में डिबेंचर्स था, 1 अप्रैल को डिबेंचर्स था 10 लाख का, और 31 मार्च को हो गया 6 लाख। तो डिबेंचर्स रिडीम कितना हुआ है, 4 लाख। तो 4 लाख तो फाइनेंसिंग से माइनस कर देंगे। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहाँ आता है, डिबेंचर फाइनेंसिंग के अंदर आता है, इशू प्लस रिडीम माइनस। अब जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो ध्यान से समझना, साल के शुरू में जो डिबेंचर थे वो थे 10 लाख के, और साल के एंड में बचे 6 लाख, मतलब 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीस के डिबेंचर्स रिडीम हो गए। रिडीम कब हुआ, 31 मार्च को, यानी कि साल के एंड में रिडीम हुआ। यानी ये साल, पूरे साल डिबेंचर्स 10 लाख था, लास्ट में 10 लाख में से 4 लाख को रिडीम कर दिया तो 6 लाख बचा। तो ये जो 4 लाख डिबेंचर रिडीम साल के एंड में हुआ है, मतलब पूरे साल आपके ऊपर कर्जा था 10 लाख का, साल के एंड में ही आपने 4 लाख लौटा दिया, अब बचा 6 लाख। तो इस पूरे 10 लाख पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे, साल के एंड तक 10 लाख ही रहे, आखिरी में आपने पे कर दिया 4 लाख, तो 10 लाख का 10% 1 लाख आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, तो वर्किंग नोट 2, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स है 10 लाख रुपए के, उसका 10% का इंटरेस्ट है, वो निकालना ही निकालना है आपको। हमेशा जब भी लोन हो, डिबेंचर हो, उस पे इंटरेस्ट होना, वो अपने आप निकालना है, क्योंकि वो तो हमें पे करना ही करना है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो यहाँ पे 2 एडिशनल पॉइंट थे जिसके मेरे को यहाँ पे ट्रीटमेंट हो गया। अब आप लोग मुझे बताओगे, जो मैं आपसे पूछूंगा, बहुत सिंपल चीज पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना, ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से कहां जाता है, ऑपरेटिंग में प्लस होगा और फाइनेंसिंग से इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर माइनस होगा। अब ये जो डेप्रीसिएशन, साल भर का डेप्रीसिएशन है, ये ऑपरेटिंग में क्या होगा, प्लस होता है। जो भी डेप्रीसिएशन है ऑपरेटिंग में प्लस होगा। ये अकाउंट बनाया ही इसलिए ताकि इनकी चीजों को हम उठाकर कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिख सके। परचेज ऑफ फिक्स असेट्स इन्वेस्टिंग से क्या होता है, माइनस होता है। लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग में क्या होगा, प्लस होगा। सेल ऑफ एसेट्स इन्वेस्टिंग में क्या होगा, प्लस होगा। तो जब भी आप ये 2 अकाउंट बनाते हो, एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेट डेप्रीसिएशन अकाउंट, तो हमेशा यहां से 4 चीजें निकलती हैं जो कैश फ्लो में जाती हैं। पहला, डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ये ऑपरेटिंग में चला जाएगा। दूसरा, मशीन का जो परचेज है वो इन्वेस्टिंग से माइनस, सेल इन्वेस्टिंग में प्लस, और जो भी लॉस है वो ऑपरेटिंग में प्लस। यही 4 चीज जाती हैं। अगर गेन होता तो ऑपरेटिंग से माइनस करते। यही 4 चीजें जो है उठ के जाएंगी, और इंटरेस्ट तो पता है ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग से माइनस होगा। अब हम बनाते हैं फॉर्मेट। हमने सारा एडिशनल पॉइंट पढ़ लिया, अब हम बनाते हैं फॉर्मेट। मैंने ऑलरेडी आपके लिए फॉर्मेट बना रखा है, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ऑलरेडी फॉर्मेट बना रखा है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, और जितनी भी एडिशनल पॉइंट की चीजें हैं उनको उठाकर रख देते हैं। ऑपरेटिंग तो हमें बनाना ही नहीं है, तो छोड़ दो ऑपरेटिंग में। फाइनेंसिंग से माइनस करो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो ये रहा फाइनेंसिंग, लेस कर दो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट 2, या यहीं पे ही कैलकुलेशन दिखा सकते हो करके आप, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1 लाख का इंटरेस्ट आपने पे कर दिया, तो 1 लाख फाइनेंसिंग से माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस होता अगर ऑपरेटिंग बनाते, बट हम ऑपरेटिंग तो बना ही नहीं रहे, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग में जाएगा, लेकिन ऑपरेटिंग तो हमको बनाना ही नहीं है, तो इसे छोड़ दो। अब ये भी ऑपरेटिंग में जाएगा, ऑपरेटिंग हमको बनाना नहीं। सेल लिखो 650, परचेज लिखो 1350, तो लिखो सेल ऑफ मशीनरी 650, सेल ऑफ मशीनरी 6,50,000 परचेज, और 13,50,000 का सेल, ये हो गया परचेज, ये लेस ये ऐड, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। तो परचेज ऑफ मशीनरी क्या कर दोगे, वर्किंग नोट 1, ये सब कहां से आया, वर्किंग नोट 1 से। तो परचेज हो गया माइनस 13,50,000, सेल ऑफ मशीनरी हो गया प्लस। बाकी ऑपरेटिंग में जाता, हम बना नहीं रहे, ये भी ऑपरेटिंग में जाता प्लस होता, हम उसको बना नहीं रहे। तो एडिशनल पॉइंट का देखो सारा ट्रीटमेंट हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर डाल दिया। अब हम आखिरी में पढ़ेंगे बैलेंस शीट। तो आओ शुरू से एक एक करके बैलेंस शीट पढ़ेंगे, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स को भी खत्म कर दो लगे हाथ। ये जो सरप्लस है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये ऑपरेटिंग में जाता है, हम ऑपरेटिंग बना नहीं रहे। डिबेंचर कितने रिडीम हुए, 4 लाख के, लिखो फाइनेंसिंग के अंदर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 4 लाख, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया आपने,
4 लाख के डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, ये हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी ऑपरेटिंग के अंदर जाता है। करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड, ऑपरेटिंग में जाता है। मशीन और डेप्रिसिएशन का अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आपको अब कुछ नहीं करना। देन आते हैं लाइबिलिटी में, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पहले 10 लाख था, अब हो गया 12 लाख। भाई 10 लाख का शेयर कैपिटल था, 12 लाख का हो गया, इसका मतलब शेयर इशू हुआ है। कितना इशू हुआ है? 2 लाख। इशू ऑफ शेयर लिखो फाइनेंसिंग के अंदर, इशू ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स कितने के इशू कर दिया आपने? 2 लाख के शेयर्स इशू हो गए। शेयर के बाद रिजर्व सरप्लस, नोट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं करना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं करना। करंट लायबिलिटी में जो ट्रेड पेबल है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, इसका कुछ नहीं करना। ट्रेड पेबल आता है ऑपरेटिंग के अंदर, हमें ऑपरेटिंग बनाना नहीं है। इसके बाद है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट पहले था 4 लाख का, अब हो गया 3 लाख का। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आपने इन्वेस्टमेंट 1 लाख की बेच दी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस होगा 1 लाख रुपए। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख रुपए आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ऐड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब उसके बाद इन्वेंट्री हमें लेना नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल में लेना नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हमें लास्ट में लेना होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लेकिन वो पूछा ही नहीं है। पूछा क्या है हमको? सिर्फ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बता दो, बस खत्म हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप चेक कर लो, इतना ही है इसके अंदर। अब ये देखो आंसर प्लस में आएगा क्या माइनस में? 650 प्लस 1,750 माइनस 13,50,000। 6 लाख आ रहा है नेगेटिव का। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या लिखोगे? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक बार आप इस क्वेश्चन को ना घर पे फिर से अपने आप भी बनाना, आपको अपने आप भी एक बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होता है। ये नहीं कि मैंने करा दिया हो गया, आपको घर पे अपने आप बना के देखना है कि अटकते हो तो आप मेरे आंसर से मैच कर सकते हो। और तब तक आपको बनाना जब तक आप बिना देखे सही से आंसर निकाल नहीं लेते, तब समझना आया मुझे अच्छे से। अगर मान लो आप अपने आप बना रहे हो और कहीं अटक गए तो फिर से एक बार सीखो और फिर दोबारा फिर से बनाओ, ताकि एक बार भी ना अटको कहीं पे। अब ये कितना हो गया? 2 लाख हो गया प्लस का, माइनस हो गया 4 1 5 लाख, तो ये 3 लाख हो गया माइनस का। नेगेटिव का आ गया 3 लाख, और इसको क्या लिखोगे? नेट कैश यूज्ड इन, माइनस में आ रहा है तो यूज्ड इन लिखोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर प्लस में आता ना तो लिखते नेट कैश फ्लो फ्रॉम, माइनस में आ रहा है तो लिखोगे नेट कैश यूज्ड इन। लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया पहला क्वेश्चन हमारा खत्म। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन आते वाला क्वेश्चन तो हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, उषा लिमिटेड, फ्रॉम द फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ उषा लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये उषा लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, और इसके अंदर ये रही इक्विटी और ये रही एसेट्स, ये रहा नोट्स टू अकाउंट्स, और ये रहा आपका एडिशनल पॉइंट। तो क्वेश्चन की जो शुरुआत हमें करनी होती है हमेशा एडिशनल पॉइंट से करनी है। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, मैं आपको इस पूरे चैप्टर में जो 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ ना क्लास में, पूरा पेपर उसी के अंदर से आएगा। बस आप इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि एक बार बिना देखे आप क्वेश्चन को बना लो कॉन्सेप्ट को समझते हुए। तो सबसे पहला है, जो डिबेंचर्स है वो 1 सितंबर को इशू किया गया है, और जो प्रपोज डिविडेंड है, मैंने कहा था ना प्रपोज डिविडेंड मतलब जो डिविडेंड आपने प्रपोज किया है। डिविडेंड के 3 स्टेज होते हैं, पहले प्रपोज होता है, फिर डिक्लेयर होता है, फिर जाके पेड होता है। तो डिविडेंड प्रपोज आपको 2 साल का दिया गया है, यह है करंट ईयर, यह है प्रीवियस ईयर, और यह है करंट ईयर। हमेशा ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान सुनो, प्रपोज डिविडेंड हमेशा एडिशनल पॉइंट में 2 साल का दिया रहेगा। आपको करंट ईयर से कोई लेना देना नहीं है। यही जो 15,000 है ऑपरेटिंग में प्रपोज डिविडेंड के नाम से प्लस होगा, और यही चीज फाइनेंसिंग के अंदर डिविडेंड पेड के नाम से माइनस होगा। यानी 15,000 ऑपरेटिंग में प्लस होगा और फाइनेंसिंग से माइनस होगा, ठीक है। और डिबेंचर कब इशू किया गया है? 1 सितंबर 2014, तो यहाँ 24। तो ये वर्किंग नोट 1 है, हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना। अगर आपको फिर भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में दिक्कत आए तो मुझे कमेंट्स में मेंशन करना, मैं आपको एक सेपरेट टॉपिक ही समझाऊंगा एग्जांपल ले लेके कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहले सब समझो, ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है।
साल के शुरू में था 1,50,000, एंड में हुआ 2,50,000, मतलब डिबेंचर इशू कितना किया है, 1 लाख का डिबेंचर इशू किया है। साल के शुरू में जो डिबेंचर था वो था 1,50,000 का, और साल के एंड में जो डिबेंचर है वो है आपका 2.5 लाख रुपए का। तो डिबेंचर जो इशू हुआ है वो कितना डिबेंचर इशू कर दिया आपने, 1 लाख। 1 लाख के डिबेंचर इशू हुए, और क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो डिबेंचर इशू हुआ है वो 1 सितंबर 2024 को इशू हुआ है। कब, 1 सितंबर। अब यहाँ पे ना एक चीज देखो, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। साल का शुरू 1 अप्रैल 2024, साल का एंड 31 मार्च 2025, ठीक है। अब साल के शुरू में कितना था, 1.5 लाख, एंड में है 2.5 लाख, ठीक है। साल के शुरू में है 1.5 लाख और एंड में कितना है, 2.5 लाख। तो मतलब देख के लग रहा है कि भाई 1 लाख और इशू किया है। तो इस 1 लाख को कब इशू किया है, क्वेश्चन कह रहा है 1 सितंबर 2024 को इशू कर दिया, यानी एड ऑन कर दिया कितना, 1 लाख। तो सुनना मेरी बात, यहां से यहां तक आपके पास डिबेंचर कितने हैं, 1.5 लाख के। यहां 1 लाख और इशू कर दिया एक्स्ट्रा, तो यहां से यहां तक जो डिबेंचर्स हैं वो आपके पास कितने हैं, 2.5 लाख के। इतनी बात समझ आई। साल के शुरू में 1.5 लाख का था, फिर यहाँ पे 1.5 लाख ही रहा, यहाँ पे 1 लाख और इशू कर दिया, तो अब इसके बाद 2,50,000 रहा। तो ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 3, 2, 5, 5 महीने तक। ये 1 सितंबर को इशू कर दिया, सितंबर एंड में नहीं इशू किया, 30 सितंबर को नहीं इशू किया, 1 सितंबर को इशू किया। तो 5 महीने आपके ऊपर कर्जा रहा 1,50,000 का। फिर बाकी जो 7 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 7 महीने आपके ऊपर कर्जा रहा 2.5 लाख। तो 1.5 लाख का आप निकालोगे कितना परसेंट है, 12% डिबेंचर्स है ना, ये रहा 12% डिबेंचर्स। 1.5 लाख का 12% कितने महीने का, जरा बताओ जरा, 5 महीने का, प्लस 2.5 लाख का 12% कितने महीने का, 7 महीने का, 7/12। तो ये जो 1.5 लाख है उसका 12%, 1.5 लाख का 12% बनता है 18,000 इंटू 5/12। तो ये 7,500 रुपीज का ये इंटरेस्ट इस पीरियड का हो गया। और फिर है 2.5 लाख, 2.5 लाख का 12% हो गया 30,000, और ये हो गया 7/12, ये बनेगा 17,500। तो जो टोटल इंटरेस्ट बना है वो बना है 25,000 का, ये ध्यान रखना। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑपरेटिंग में प्लस होता है, फाइनेंसिंग में माइनस होता है, ये बात आपको पता है। लिख लो इसको सही से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे टफ कुछ नहीं हो सकता इंटरेस्ट निकालने के लिए, राइट। लिखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की कैलकुलेशन करनी है। शुरू में था 1.5 लाख, एंड तक जो रहा वो 1.5 लाख ही रहा, फिर 1 लाख और इशू कर दिया, तो यहां तक जो है अमाउंट बनता है 2.5 लाख रुपए। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ गया। और प्रपोज डिविडेंड का आपने कर लिया। अब आप फॉर्मेट बनाओगे एडिशनल पॉइंट पढ़ने के बाद। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड, कंपनी का नाम लिख देना। ये हो गया पर्टिकुलर्स, डिटेल अमाउंट। हमेशा ध्यान रखना ऑपरेटिंग के लिए आपको 12-14 लाइन या 15 लाइन छोड़ देना ऑपरेटिंग के लिए। उसके बाद इन्वेस्टिंग के लिए आप छोड़ देना लगभग 7-8 लाइन, फाइनेंसिंग के लिए भी 7-8 लाइन बहुत है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए लगभग 4 लाइन बहुत है। तो ये आप ध्यान रखना। ये हो गया लगभग 15 लाइन, है ना। उसके बाद ये लगभग 7 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, और ये हो गया 4 लाइन। इस तरीके से पूरा फॉर्मेट बना लो। ए ऑपरेटिंग, बी इन्वेस्टिंग, सी फाइनेंसिंग, डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आपने एडिशनल पॉइंट में जो भी पढ़ा है उसका ट्रीटमेंट सबसे पहले कर दो। तो इंटरेस्ट कितना निकल कर आ गया था, 25,000। फाइनेंसिंग में माइनस करोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग में लेस करोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कितना इंटरेस्ट आप माइनस करोगे, 25,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड। ये आ गया आपका कितना, 25,000 रुपए। फाइनेंसिंग से आपने क्या कर दिया, माइनस। और यही चीज ऑपरेटिंग में प्लस कर दोगे। किस नाम से, और देखो आप जब भी ऑपरेटिंग बनाओगे ना, तो आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि जब भी आप ऑपरेटिंग बनाते हो तो ऑपरेटिंग के 3 हिस्से कर देना। और इंटरेस्ट आपको पता है सेकंड वाले हिस्से में आता है, तो यहां पे लिख देना इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। वर्किंग नोट नंबर 1, कितना इंटरेस्ट है, 25,000। तो ऑपरेटिंग में इंटरेस्ट क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। आप इसे पेन से मत बनाना, सिर्फ अपने समझने के लिए बनाना, टीचर को मत दिखाना ये, ठीक है। तो इंटरेस्ट 25,000 ऑपरेटिंग में प्लस हो गया, इंटरेस्ट फाइनेंसिंग से माइनस हो गया। इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कर ही लिया आपने। अब बचा क्या, प्रपोज डिविडेंड। ये 15,000 प्रीवियस ईयर का है, तो आप लिखोगे डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग से माइनस डिविडेंड पेड।
15,000 फाइनेंसिंग से माइनस, और ये चीज ऑपरेटिंग में प्लस होगा सबसे ऊपर वाले पोर्शन के अंदर। किस नाम से आएगा? प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड, तो प्रपोज डिविडेंड 15,000 ऑपरेटिंग में हो गया प्लस, और प्रपोज डिविडेंड फाइनेंसिंग से क्या हो गया? डिविडेंड पेड के नाम से माइनस हो गया। तो ये आप ध्यान रखना कि प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का ही प्लस करना होता है और प्रीवियस ईयर का ही माइनस करना होता है। फॉर्मेट के अंदर आप लोगों ने देख ही लिया है। तो हमने एडिशनल पॉइंट देखो दोनों पढ़ लिया। अब हम करते हैं स्टार्टिंग से, एडिशनल पॉइंट पढ़ने के बाद नोट्स टू अकाउंट्स पे आते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, तो सबसे पहले एडिशनल पॉइंट, फिर नोट्स टू अकाउंट्स, फिर असेट और लायबिलिटी यानी बैलेंस शीट की बैलेंस शीट देखेंगे। तो ये हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 160 माइनस 30, तो 160 में से 30 घटा दोगे तो 130। नेट प्रॉफिट कहां पे आता है? नेट प्रॉफिट सबसे ऊपर आएगा सरप्लस। सरप्लस कितना है? 1,30,000। सरप्लस है 1,30,000। तो जो नेट प्रॉफिट है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर वो 1,30,000 है। प्लस करोगे ट्रांसफर टू रिजर्व, यहाँ पे है ना ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो अब चेक करो जनरल रिजर्व कितने का है? जनरल रिजर्व है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर यानी 70,000 माइनस 30,000, 40,000 इसने ट्रांसफर किया है। पहले 30 था 70 हो गया। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये अंदर लिखना। नेट प्रॉफिट को बाहर लिखना होता है, बाकी सारी चीजें अंदर लिखनी होती है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो गया। डिबेंचर्स पहले 1.5 लाख था, 2.5 लाख। इशू ऑफ डिबेंचर 1 लाख, फाइनेंसिंग के अंदर जाएगा। फाइनेंसिंग के अंदर लिखो इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख। फाइनेंसिंग के अंदर लिखोगे इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख रुपए। फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। फॉर्मेट अगर आपको याद है फिर कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंसिंग के अंदर इशू ऑफ डिबेंचर 1 लाख, और इंटरेस्ट का तो हम कर चुके थे पहले ही, ठीक है। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो कितने से इंक्रीज हो रहा है? 36,500 से, वो भी ऐड होगा। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये लेस था। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट ये ऐड होगा, और वो होगा 36,500। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपने ऐड कर दिया। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, आपको पता है करेंट ईयर का जो है वो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है, और प्रीवियस ईयर का जो है वो टैक्स पेड है। करो ऑपरेटिंग में प्लस करो, करंट ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस करो। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना है? 59,000, और टैक्स पेड कितना है? 23,000। 59,000 प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, यहां पे आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। करंट ईयर का मेड होता है, प्रीवियस ईयर का पेड होता है। 59,000 मेड हो गया, और इसी में सबसे आखिरी में हम माइनस कर देंगे टैक्स पेड प्रीवियस ईयर का, ठीक है। टैक्स पेड प्रीवियस ईयर का 23,000 रुपए। तो टैक्स पेड कितना आ गया आपका? 23,000। इसे भी बाहर लिखते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगी। नेट प्रॉफिट को आपने यहाँ लिखना है सबसे बाहर, और टैक्स पेड को बाहर रखना है। दो ही चीजें हैं बस, और कुछ नहीं। तो टैक्स पेड वाला काम हो गया, प्रोविजन ऑफ टैक्स वाला काम भी हो गया। अब आते हैं टेंजिबल एसेट पे, मशीनरी, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। इससे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि बैलेंस शीट के अंदर भी डेप्रिसिएशन है, और एडिशनल पॉइंट में भी असेट को सेल के लिए कुछ बोला गया है। तो 2 अकाउंट बनाए थे आपने, मशीन और एक्यूमुलेट डेप। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर है, बाहर कुछ है ही नहीं। तो मशीन का अलग ट्रीटमेंट करना है, डेप का अलग ट्रीटमेंट करना है। तो मशीन कितना था पहले? 375, अब हो गया 550। अगर 3,75,000 की मशीन है और अब 550 हो गया है, तो परचेज ऑफ मशीनरी 1,75,000 इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी कितना परचेज किया? 1,75,000 नेगेटिव, क्योंकि परचेज किया तो पैसा गया है, तो नेगेटिव आएगा। 1,70,000 लेस करेंगे कितना? 1,75,000 परचेज ऑफ मशीनरी। डेप्रीशिएशन जो है वो ऑपरेटिंग में प्लस होता है। डेप्रीशिएशन करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। पहले 57,500 का डेप्रीशिएशन था, आज 60,000, तो 2,500 का डेप्रीशिएशन लगा। डेप्रीशिएशन ऑपरेटिंग में आता है बीच वाले पोर्शन के अंदर। डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, साल भर का जो डेप्रीशिएशन लगा है वो लगा है जस्ट 2,500। डेप्रीशिएशन के बाद इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट्स। तो इंटेंजिबल एसेट क्या हो गया? परचेज हो गया। तो जब भी गुडविल, पेटेंट्स राइट ऑफ होता है तो ऑपरेटिंग में प्लस, परचेज इन्वेस्टिंग से माइनस। तो 85 था, आज 134 हो गया। तो 49,000 का परचेज ऑफ पेटेंट्स है, तो इन्वेस्टिंग में लिखो लेस परचेज ऑफ पेटेंट्स। परचेज ऑफ पेटेंट्स कितना परचेज किया? 49,000, और माइनस को ब्रैकेट में दिखाते हैं। तो देखो हमने सारे के सारे नोट्स अकाउंट्स पढ़ ले, इससे बड़ा सवाल नहीं बन सकता, ये बहुत बड़ा सवाल है।
इससे पहले वाला सवाल देखो छोटा था, पेपर में आया था, ये बहुत बड़ा सवाल है, बट हाँ प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अब क्या बचा, लाइबिलिटी और एसेट। लाइबिलिटी में सबसे पहले शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स, पहले था 290 और अब हो गया 395, तो 1,05,000 का शेयर इशू किया है। फाइनेंसिंग में लिखो इशू ऑफ शेयर्स, कितना शेयर इशू है, 1,05,000। ये इसके अंदर कुछ भी ऊपर नीचे हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजर्व सरप्लस नोट नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, दोबारा मत पढ़ना। लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 2 पढ़ चुके हैं, दोबारा मत पढ़ना। शॉर्ट टर्म बोरिंग नोट पढ़ चुके हैं, दोबारा मत पढ़ना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन पढ़ चुके हैं, दोबारा मत, सब चीज खत्म हो गई इसमें, तो सब ऑलरेडी हमने नोट्स अकाउंट में पढ़ लिया था। नॉन करेंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये रहा, पढ़ चुके हैं, कुछ मत करना। इंटेंजिबल पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं करना आपने। करंट असेट में करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, ध्यान रखना। कैश, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट, जिसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कहते हैं, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, इसको बाकी कहीं नहीं लेना, ठीक है, ये कहीं नहीं आएगा, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। ओके, ये भी कहीं नहीं आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये ट्रेड रिसीवेबल जो है ना, ट्रेड रिसीवेबल वो करंट असेट है, और करंट असेट का रूल क्या है, बढ़ेगा तो माइनस, करंट असेट घटेगा तो प्लस। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो माइनस कर देना। पहले था 75, अब हो गया 220, 1,45,000 माइनस कर देना। क्या लिखोगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ऑपरेटिंग के अंदर इस वाले पोर्शन में लिखोगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, 1,45,000 नेगेटिव, माइनस कर देना, ठीक है, लेस, खत्म। अब देखो सारी चीजें हो गई। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं आता कहीं भी, क्योंकि वो डी एक्टिविटी में आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर लिखो कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिसको करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, वो कहीं नहीं आता ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के अंदर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने कहा था करंट असेट बढ़ेगा माइनस घटेगा प्लस, वो इसके लिए है, इन दोनों के लिए नहीं है। बाकी स्टॉक होता और भी कुछ होता, प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह, उन सब के लिए होता, लेकिन इनके लिए नहीं होता। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए नहीं होता। बस खत्म। तो सबसे पहले आपने पढ़ा एडिशनल पॉइंट, फिर पढ़ा नोट्स टू अकाउंट्स, फिर पढ़ी बैलेंस शीट। समझ गए बात को? और एडिशनल पॉइंट पढ़ने के बाद आप फॉर्मेट बना लोगे, ताकि चीज़ों को रखते चले जाओगे। खत्म हो गया हमारी तरफ से, हमने कैश फ्लो जो है ये वाला क्वेश्चन पूरा एंड कर दिया। अब टोटलिंग करके आंसर मैच करने का टाइम है। सरप्लस आ गया 1,30,000। अब इन सबको ऐड कर दो, जो ऊपर पोर्शन है ना पहला टिप वाला, तो ये आ गया 15,000, 40,000, 59,000, 1,14,000। ऐड करोगे इसमें 130 में, ये आएगा 2,44,000। ये जो 2,44,000 है ना, पता क्या बोलते हैं इसको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, वो है 244। फिर आप इन दोनों को जोड़ोगे, ये आएगा 25,000 प्लस 2,500, ये आएगा 27,500। तो अब 244 में 27,500 ऐड करेंगे, 2,71,500। और ये जो आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। फिर आप ये दोनों जो है इसका 145 यहाँ लिख दो, और ये 23 घटा दोगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 271,000 माइनस 1,45,000 माइनस 23, 1,03,500। तो और इसको बोलेंगे, प्लस का आ रहा है ना, प्लस का आ रहा है तो लिखेंगे नेट कैश फ्लो। अब बीच में एक दो लाइन छूट गई होंगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट कैश फ्लो, टीचर ये देखता है आपका आंसर, लाइन नहीं देखिएगा, लाइन छूट गई है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये वो तरीका जहां पे आप क्वेश्चन एक ही बार पढ़ोगे और कम से कम समय में आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आपको समझाता जा रहा हूँ, कॉपी में करूंगा ना, 5 मिनट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1,03,500 हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग का आंसर दोनों ही माइनस में है, तो ऑब्वियसली माइनस में आएगा 175 और 49,000, इट्स 224। और इसका आंसर लिखोगे आप नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, अब इसका देख लेते हैं कितना है, 1,05,000, 1,36,500 माइनस करोगे 25,000, माइनस करोगे 15,000, 2,01,500। तो ये जो 2,01,500 आया है, प्लस का आया है ये भी, ठीक है। इसको लिखेंगे नेट कैश
फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। डन। तो तीनों का आंसर आ गया। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के आंसर को जोड़ो और तीनों के आंसर को जोड़कर हमारा जो आंसर आएगा 1,03,500 यार 81,000। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, 81,000। ए प्लस बी प्लस सी, दो चीजें इसमें प्लस करोगे। सबसे पहला ओपनिंग कैश एंड बैंक और दूसरा ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अभी पता पड़ेगा हमारा आंसर सही है गलत है। तो ओपनिंग कैश एंड बैंक, तो आप देखो कहीं ना कहीं होगा कैश एंड बैंक, ये रहा कैश एंड बैंक कितना है, ओपनिंग है 31,500 और करंट इन्वेस्टमेंट है 35, 31,500, 31,500 और 35,000। तो 31,500 और 35,000, इट्स 1,47,500। ठीक है। अब ये जो 1,47,500 आया है लास्ट में, ये पता है किसके सम के बराबर होना चाहिए, ये सम के बराबर होना चाहिए क्लोजिंग, ओपनिंग लिख चुके हो, क्लोजिंग कैश एंड बैंक प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज के सम के बराबर होना चाहिए। तो क्लोजिंग कैश एंड बैंक देख लेते हैं। क्लोजिंग कैश एंड बैंक कितना, 77,500 और क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी 70, तो 1,47,500 यहां भी आ रहा है 1,47,500, यानी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग प्लस ओपनिंग कैश ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, सबसे ज्यादा था। ठीक है, वो सम के बराबर है, क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी के सम के बराबर आना चाहिए। तो ये देखो 1,47,500 आ रहा है, क्लोजिंग कैश इतना है, क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज इतना है, तो आ रहा है बिल्कुल ठीक है इसका मतलब, नहीं तो कुछ ना कुछ गलती होती। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने एडिशनल पॉइंट को पढ़ना है, एडिशनल पॉइंट्स में जो नोट्स वगैरह है वो बना लेने हैं। उसको बनाने के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना है और इनको पोस्ट करना है। फिर आपने पढ़ना है नोट्स टू अकाउंट्स, है ना, फिर पढ़ना है लाइबिलिटी साइड और साथ साथ में पोस्ट भी करते चले जाना है, फिर पढ़ना है एसेट साइड। ये स्टेप्स से ये लिख लो, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, फिर क्वेश्चन चुटकियों में बनेगा। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए वो पहले दूसरे क्वेश्चन थे, तो आपको थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन हिम्मत मत हारना। इतिहास गवाह है, कैश फ्लो किसी बच्चे का छूटा नहीं है, टाइम के अंदर हो जाता है बोर्ड्स में, क्योंकि हम जो तैयारी कराते हैं बहुत टफ लेवल की है, पेपर में बहुत आसान आता है। अभी 2 क्वेश्चन कराए थे ना, पहला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, कितना आसान था, और दूसरा क्वेश्चन देखो मैंने सिखाया तुम्हें बुक से, तो थोड़ा टफ था, है कि नहीं। तो पेपर में ईजी ही आता है और आराम से हो जाएगा, आप इस स्टेप्स को याद रखना क्वेश्चन बनाते वक्त। ठीक है, चलो ये डन हो गया क्वेश्चन हमारा। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे अच्छे, तो आप मुझे बताना कहाँ अटक रहे हो, कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं उसके अकॉर्डिंग अगली क्लास में चीज़ों को उसी हिसाब से समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक पढ़ के आना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।